नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो कि अधिवक्ता भी हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, समाज सुधारक भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं में उनकी गिनती होती है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सलाह देते हैं, मनमोहन सिंह साहब को भी सलाह देते रहे हैं। समाज में भाईचारा स्थापित हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, राष्ट्र उन्नति की ओर आगे बढ़े, आपसी सद्भाव स्थापित हो, इसके लिए भी इनके विचार खासे प्रसिद्ध हैं। आए दिन सैकड़ों कार्यक्रमों, समारोह, उत्सवों में शिरकत करने वाले ध्रुव अग्रवाल साहब से हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान देश और राज्यों की सरकारें कैसे चल रही हैं, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था की क्या हालात हैं, पुलिस का कैसा बर्ताव है, रोजगार की क्या स्थिति है, उद्योग और लघु उद्योगों का क्या हाल है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है नहीं हो रहा है, राजनीति में स्वच्छता के साथ लोग राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, संविधान में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस ईमानदाराना तरीके से जनता को राहत पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। इन सब मुद्दों पर गहन अध्ययन करने वाले और रोजमर्रा आम जनता की मदद करने का जज्बा रखने वाले ध्रुव अग्रवाल आपके सामने उपस्थित हैं। हम उनसे पहला सवाल करेंगे। नमस्कार ध्रुव जी। नमस्कार नमस्कार मेरा सुरेश भाई। पहला सवाल आपसे ये है कि आप इतने ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं और आए दिन सैकड़ों मंचों पे जाकर देश दुनिया के लोगों को सलाह भी देते हैं और राह दिखाते हैं कि किस तरह से भारत सोने की चिड़िया दोबारा बने और हम विश्व गुरु बने। बावजूद इसके जो है सभी क्षेत्रों में गिरावट आ रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी सारी वजह यह है कि हम अपनी जो मूल परंपरा और जो मूल हमारा शोध था, रिसर्च है, उससे हम भटक चुके हैं। जी। और उसके बाद में जो संविधान की भी मूल भावना थी, उससे भी हम लोग भटक चुके हैं। जी। और सरकारों का उद्देश्य केवल सरकारें बचाना रह गया है और वोट पाना ही एक उद्देश्य रह गया है। जन कल्याण उसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। उसकी वजह से ये यहाँ का ना तो यहाँ न्याय हो पा रहा है व्यक्तियों के साथ, ना न्याय हो पा रहा है प्रकृति के साथ, ना न्याय हो पा रहा है पशुओं के साथ, ना न्याय हो पा रहा है यहाँ पे व्यवस्थाओं के साथ, और ना न्याय हो पा रहा है इंसानियत के साथ। सभी चीजों पे, क्योंकि केवल एक रेट रेस हो गई है वोट पाने की, सत्ता पाने की, और राजनीति एक दलदल बन चुकी है। उसके अंदर हर पार्टी का प्रवक्ता या हर पार्टी का पदाधिकारी वकील की तरह काम करता है, एडवोकेट की तरह काम करता है। वो न्याय की तरफ ना देख के अपनी तर्क शक्ति से दूसरे को हराने के चक्कर में लगा हुआ है, तो जिसमें कि देश का, जनता का कल्याण कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। जिसको मैं कई बार कविता के रूप में भी कहता हूँ कि डेरे डेरे के अंदर डेरे, जात पात के डेरे, धर्मवाद के डेरे, और इन्होंने क्षेत्रवाद के घेरे, इस तरह के घेरे बना लिए, सबने अलग अलग। और मैं क्योंकि राजनीति में भी हूँ और अभी इलेक्शन भी लड़ा हूँ मैं, जो है जो राजनाथ सिंह के लड़के के खिलाफ नोएडा से, और अभी दिल्ली में भी बहुत सारी पार्टियों का, सामाजिक का, धार्मिक का भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अब हमें वहाँ पे भी हम पर्यावरण के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है। अभी से अप्रैल महीना शुरू हुआ है और पानी की कमी हो गई है और जमुना बिल्कुल सूख चुकी है, तो हम उस मिशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा हमने अभी ताल कटोरा के अंदर प्रोग्राम किया, नदी संवाद, लेकिन
इतना बड़ा प्रोग्राम जिसमें पूरे देश से लोग आए और जिसमें कि बहुत सारे संगठन जो कि सभी धर्मों से भी थे, राष्ट्रवाद के थे, पर्यावरण से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उससे दूरी बनाए रखी। तो हम लोग उनको यही कहना चाहते हैं, हालांकि सभी लोग वो थे जो कभी ना कभी संघ से उनसे भी जुड़े हुए थे, तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे अर्जुन ने जब द्रौपदी के स्वयंवर में यदि उसकी आंख एक द्रौपदी की तरफ रहती और एक यदि मछली पर की तरफ रहती तो मछली का भेदन नहीं होता। इसी तरह आपको यदि पर्यावरण पे ध्यान देना है, यदि देश का विकास करना है, तो आप ये मत समझिए कि आपकी पार्टी को फायदा होगा या पार्टी को नुकसान होगा। आप केवल देखिए जनता को फायदा होता है या नहीं होता है, तभी आप जनता का फायदा कर पाएंगे। जिस तरह उसने द्रौपदी की तरफ ना देख के केवल मछली भेदन किया, इसी तरह सभी जनता से, सभी नेताओं से, सभी पार्टियों के नेताओं से मेरा इस समय अनुरोध है कि पूरा संसार इस समय परेशान है, युद्ध हो रहा है, यहाँ भी कब वो नक्सलियतवाद छिड़ जाए, कोरोना से भी हम निकले नहीं है, फिर उसकी वो आ रही है। ऐसे समय में केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, जन कल्याण, पर्यावरण कल्याण और अपना प्रकृति। आपको हवा बचानी है, वायु बचानी है, आपको पानी बचाना है, आपको वन बचाने हैं और आपको सभी लोगों के कल्याण की बात करनी है। आप आपस में इस तरह लड़के यदि आप वोट पा जाते हो तो उससे देश का भला नहीं होने पा रहा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम राज की स्थापना करेंगे। 8 साल करीब हो गए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार पदभार संभाले हुए। सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विश्वास भी जोड़ दिया, और योगी आदित्यनाथ ने एक पैराग्राफ उसमें और एक सेंटेंस जोड़ दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो क्या बुलडोजर चलाकर भारतीय जनता पार्टी कानून को अपने हाथ में लेकर और भाईचारा खराब करके सांप्रदायिकता फैलाकर फिर वोट हासिल करने की रणनीति में चलकर रामराज स्थापित करेगी? देखिए, राम एक मर्यादा पुरुष व्यक्ति थे जिसको सभी धर्मों के लोग आदर से देखते हैं। उनके मंदिर केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है, हर जगह हैं और बन रहे हैं जी। मुस्लिम देशों में भी मंदिर बनाए जा रहे हैं जी। और बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए जा रहे हैं जी। राम एक विचारधारा है जिसको सभी लोग मानते हैं जी। और केवल ये कह देना, जो लोग, मैं आपको बताता हूं कि जो लोग भाजपा में नहीं है उनमें से भी ज्यादातर लोगों के नाम राम से ही शुरू होते हैं, चाहे राम विलास हो या इस तरह। हिंदुस्तान में राम और कृष्ण का नाम सभी लोग लेते हैं और अमेरिका की 18 यूनिवर्सिटी में कृष्ण जी के बारे में भी पढ़ाया जाता है और राम के बारे में भी पढ़ाया जाता है। जी। तो ऐसे समय में ये जो क्षुद्र जो काम किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर थे, वसीम भाई, और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो जसोला की महिला लीडर्स थी, ये आना सुबुई और एडवोकेट सरोई, और इन सब लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टडी ग्रुप बनाया था और उसके अंदर केवल नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे हुए थे। लेकिन मैंने बात तो की, मैंने भी कहा कि हमने नरेंद्र मोदी के ऊपर, हम लोगों ने इतनी बड़ी किताब लिखी है, कॉफी बुक, जिसकी कीमत 25,000 है इंग्लैंड के अंदर। मैं बहुत सारी चीजें नरेंद्र मोदी जी की मानता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये देखता हूँ कि उसमें तानाशाही है, उसके अंदर वास्तविक विकास हो नहीं रहा है। आर्थिक मुद्दों से पीछे हटके, जब भी आर्थिक मोर्चे की बात आती है, ये सांप्रदायिक हो जाते हैं और कुछ हिंदू वाली बातचीत करते हैं। वास्तव में ना उससे हिंदुओं का कोई भला नहीं हो रहा, हिंदुओं का किसी का भी भला नहीं हो रहा। ये बात मैं कहा तो मैंने
एक शायरी से बात खत्म की कि भाई जड़ बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, अगर कलम का सिपाही सो हो गया तो ये वतन बेच देंगे। लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसा आंदोलन करना चाहते हैं। मेरे पास ऐसा प्लान है कि हम पूरे भारत की, क्या पूरे विश्व की गरीबी दूर कर देंगे। और वो प्लान फाइनेंशियल है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्योंकि मेरे को एक ऐसा प्लान है पूरे, मैं किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। हिंदुस्तान में 10 करोड़ किसान है, उसमें से 5 करोड़ गन्ना किसान है और 5 करोड़ बाकी किसान है, और उसमें से 1 करोड़ करीब डेयरी पे निर्भर है। लेकिन जब तक एमएसपी नहीं दी जाएगी तब तक किसानों के हाथ में पैसा नहीं आएगा। जब तक कि जनता डिमांड एंड सप्लाई होती है, अगर पैसा नहीं होगा तो कहाँ से फैक्ट्री का माल बिकेगा, कहाँ से दुकानें चलेंगी। जो सरकार का जो एटीट्यूड हो रहा है बुलडोजर वाला, बुलडोजर 2 तरह से चल रहा है। एक बुलडोजर चल रहा है इनकम टैक्स के, जीएसटी के नोटिसों के थ्रू, और बहुत सारी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है व्यापारियों को। उसी तरह कुछ को बुलडोजर से प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को धन नोटिसों के द्वारा इकट्ठा करके प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी जनता का व्यापार बढ़ाने में उत्साह नष्ट हो गया है, जिससे कि हम लोगों के पास बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई है। अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था 2022 के अंदर भारत विश्व गुरु होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जवान भारत के अंदर होंगे और यंग आज की डेट में यूथ है। लेकिन गलत प्लानिंग की वजह से पिछले 8 साल में वही हमारा युवा आज हमारी असेट की जगह लायबिलिटी बन गया। उसने हमारे देश का जो खजाना भरना चाहिए था उनका सही उपयोग होने की जगह वो आज बेरोजगार हो चुका है। तो ये जो है बहुत, इसके लिए हम एक आंदोलन कर रहे हैं। हमने बहुत सारी मीटिंगें की, हालांकि उसमें तरह तरह के लोग हैं। कोई कहता है कि हमको दलित समाज की सरकार बनानी है, किसी को कहते हैं वाल्मीकि समाज की सरकार बनानी है। मैं कहता हूँ केवल ऐसी सरकार बनानी है जो सबका भला कर सके, और हम उसके लिए क्या संकल्प है और हम लोग कर रहे हैं। और इसके लिए हमने, जहाँ तक कानून की बात है, कानून जिस चीज के लिए चाहिए वो आप कानून बनाएं। जो लोग जिस तरह पेड़ काटने पर सजा है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बंद के बंद काटे जा रहे हैं, इसी तरह हम चाहते हैं ऐसा कानून आए कि जो यमुना में गंदगी फेंके, चाहे वो फैक्ट्री हो या इंडस्ट्री हो, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ। उसके बाद में जो खादर पे जो कब्जा हो रहा है उन भूमाफियाओं से भी बचाओ, ये पार्किंग माफिया से बचाओ। लेकिन केवल आप सोचें, ये जो बुलडोजर वाली जो नीति है उसमें भी जब तक इम्पार्शलिटी नहीं होगी, जब तक वो उसको करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम इस पे हम सांप्रदायिक रूप से कर रहे हैं, तो वो उनका गलत है। इससे कभी देश तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो देश है भारतवर्ष, ये भारतवर्ष के अंदर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और केवल 1% सिख हैं। फिर भी हम सिखों का भी इतना ख्याल रखते हैं, और 0.001% पारसी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। लेकिन इस देश को कि हमेशा हजारों साल का, क्या लाखों साल का इतिहास लिखा गया है कि इस देश के अंदर पूरे संसार से लोग आए, लेकिन यहाँ की वो ब्यूटी थी, यहाँ की ये नदियां थी, यहाँ के वन थे, यहाँ के रिसोर्सेस थे, सबने इसको अपने घर को सींचा और यहाँ बसे हैं। तो सभी लोग जो यहाँ पे हैं वो सब यहाँ के वास्तव में इस देश को बनाने में योगदान है। ऐसे में अगर आप जातवाद की या वो करेंगे, तो मैं कई बार, कल एक भाषण था, मैंने कहा कि सभी महादेव और महादेवियों को नमस्कार, क्योंकि जल जहर, जाति का जहर, धर्म का जहर, बातों का जहर, कानून का जहर, हवा में जहर, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पे श्री राम का नाम ले रहे हैं, उसको भी हम कहते हैं राम राज्य लाएंगे। इसका मतलब हम सब महादेव हैं और हमारे गले तक जहर उतरा हुआ है। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय, क्योंकि अभी मैं टीवी पे भी देख रहा था, जहांगीरपुरी में मैं केवल 4 दिन पहले गया था, कोई एक हॉस्पिटल था वो चल नहीं पा रहा था, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे। आज
वहाँ पे ऐसा वातावरण हो गया कि जो चलते हुए बिजनेस है वो भी बंद होंगे। केवल व्यापार, केवल शांति और व्यापार की उन्नति और विकास ही इस सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। ये मैं आपको कहता हूँ। जीत हार की वजह से आप केवल इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सरकार है वो सरकार बेईमान है, और इसकी वजह से मैं बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर हुआ करते हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि जिस तरह की राजनीति हम समझ रहे हैं वो राजनीति सबको कमजोर करना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कमजोरों पर राज हो सकता है। वो व्यापार को भी, वो हिंदू को भी, वो मुस्लिम को भी, सबको लड़ा के राज करना चाहती है। वो चाहती है सब कमजोर हो, कोई ऐसा ताकतवर ना हो जो उनको चैलेंज कर सके। ऐसा मेरे को लगता है। और जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ, कम से कम पिछले 90 दिन के अंदर मैं 9000 NGO, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली जातिवादी संस्थाएं, रिलीजियस बेस्ड इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन, और जो रिलीजन बेस्ड के बाद में क्षेत्रवाद वाले बिहारियों की संस्था, उड़ीसाओं की संस्था, सिंधियों की संस्था, उसके बाद में आपको बताएं गढ़वालियों की संस्थाएं, उसका हिंदुओं की संस्था, तो ये सब मिलके क्रिश्चियन की आप लोग संस्था। क्यों नहीं ऐसा कुछ वातावरण बनाते हैं कि संविधान का और लोकतंत्र का और कानून का राज स्थापित हो और सबको सुख शांति और समृद्धि नसीब हो सके? देखिए, अभी तो जो लड़ाई चल रही है कि संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है। अभी जो हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम प्लान किया है कि हम लोग ताल कटोरा स्टेडियम में हम लोग एक प्लान संविधान बचाओ कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका नाम दिया है नया स्वतंत्रता संग्राम। तो ये हम लोग सारी जो संस्थाएं हैं, जिसके अंदर अंबेडकर वादी संस्थाएं हैं 100-150 से ज्यादा, कुछ ह्यूमन राइट की संस्था हैं, कुछ क्षेत्रवाद की संस्था हैं। तो हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि इसको नया, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो भी हम लोग आंदोलन करते हैं, कई लोगों के फेसबुक अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक हम लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग तानाशाही में जी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम करके रहेंगे और हमारे पास प्लान है। हमारे पास ऐसे ऐसे साइंटिस्ट भी हमारे साथ हैं कि हम केवल देश को ही नहीं, हम पूरे संसार की गरीबी दूर कर सकते हैं, ऊर्जा दूर कर सकते हैं, है ना। हमने ऐसे ऐसी चीजें हैं जो 30-32 साल पहले साइंटिस्ट ने खोज रखी थी। पहली चीज थी केवल जैसे वातावरण के अनुपात में हिंदुस्तान पूरे आपका जहाँ तक ये ऑक्सीजन मंडल है, उसके बाद आपने देखा होगा कि बीच बीच में जब बादल होते हैं तो बिजली कड़कती है। तो वो केवल बादलों के टकराने से नहीं टकराती, उसके ऊपर जहाँ से वायुमंडल खत्म होता है वहाँ एक रेडिएटर चल रहा है, उसकी बिजली है, उसकी पूरी रिपोर्ट है। उसके अलावा एक दूसरा जो वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का जो बातचीत हो रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग है और इसकी वजह से साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये सूरज की वजह से है, और सूरज की वजह से उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये आधी सूरज की वजह से, आधी जितने ज्वालामुखी हैं वो 80 किलोमीटर का समुद्र के एरिया में पूरा ज्वालामुखी है, और जितने ज्वालामुखी हैं आदि उसकी वजह से। तो ऐसे हमारे पास साइंटिस्ट है कि उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, वो केवल इस बात के लिए। अभी परसों हमने 2 दिन की बहुत बड़ी विवेकानंद समिट की थी, उसमें गडकरी जी भी बहुत सारी बातें कर रहे थे कि पेट्रोल डीजल की जगह एथेनॉल और ये सब, लेकिन हमने बनाएंगे। ये बनाया। लेकिन हमने उनको बात बताई कि ये जो पेट्रोल है ये केवल 20 रुपए लीटर है, 80 रुपए तो 39 रुपए स्टेट का और 37 रुपए सेंट्रल का टैक्स इसके अंदर शामिल है। यदि हमने आज एथेनॉल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आप उस पर टैक्स लगा देंगे, क्योंकि आपको तो टैक्स रेवेन्यू चाहिए जैसे पेट्रोल पे। तो आप जो बात कर रहे हैं ये जो बात है, तो वो बाकायदा हमने
इंटरव्यू में बोला कि आप जो बातचीत कर रहे हैं, जो ये बातचीत को आप प्री टैक्स से कैलकुलेशन करिए। आप भ्रमित करके लोगों को, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री बोले, अरे साहब गडकरी जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। हमने उनको कहा बात अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको फाइनेंशियल एंगल पे देखेंगे तो पता लगेगा कि अच्छी नहीं है, खराब है। तो खराब क्या, यदि आप टैक्स हटा दो तो पेट्रोल डीजल उससे सस्ता पड़ेगा जो आपको है। और आप अल्टीमेट क्या करेंगे? क्या किया आपने सोलर के साथ? यही सारा काम किया। क्या किया आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ? आज उस पे इतना टैक्स है कि इसकी मोटर, उसकी जितनी बैटरी है वो इतनी महंगी पड़ती है। तो आप बेसिकली केवल रेवेन्यू जनरेशन में आप वास्तव में सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से 80 करोड़ जनता केवल 50 रुपए के अनाज के लिए आपके आगे लाइन लगाई है। आप ऐसे ही भिखारियों की फौज तैयार करने पे लगे हुए हैं, काम नहीं देना चाहते हैं। आप कहते हैं बस आप भीख लीजिए और दिए, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। जिस समय आपकी सरकार थी उस समय 2 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। आज 7 साल बाद जब आपने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की, आज वो उसी 2 ट्रिलियन पे काम कर रही है। और जब महंगाई बढ़ चुकी है कम से कम 100%, तो कुल मिला के 97% आदमी गरीब हो चुका है। तो इस समय बहुत जरूरत है, और हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री से कि अगर आप नहीं ध्यान देंगे अर्थव्यवस्था पे, नहीं ध्यान देंगे रोजगार पर, तो आप जो है ये देश के साथ ऐसा विश्वासघात करेंगे, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आंदोलन तो होगा ही होगा, और आपके जो एयर कंडीशन और जो शीशे के घर है उन पर पत्थर मारे ही जाएंगे। ऐसा भी आपको समझना चाहिए। आप उसको रोक नहीं सकते सांप्रदायिकता के बहाने से, क्योंकि आपको सबको रोजगार देना ही होगा। भूखे पेट आदमी क्या नहीं करता, ये समस्या है जो हमने इतने लोगों के साथ, क्योंकि अब इतनी संस्थाओं से हम मिल रहे हैं, तो हमने देखा है कि वास्तव में गरीबी है, वास्तव में लोग परेशान हैं, और जो दूसरे समाज के लोग हैं, वास्तव में सफाई कर्मचारी परेशान हैं, वास्तव में डीटीसी के कर्मचारी परेशान हैं, वास्तव में अनाज के जो मजदूर थे जिनकी लोडिंग अनलोडिंग करते थे वो परेशान है। आपने है ना, जिसके अंदर दिल्ली के अंदर केजरीवाल इसके लिए दोषी है, तो आप भी कहीं ना कहीं दोषी है। दिल्ली को उसने नर्क बना रखा है, लेकिन आपने भी कोई उसको बचाने की कोशिश नहीं की है। आप चाहते हैं, लोगों का ये भी इल्जाम लगता है हमारी जो मीटिंगों के अंदर, कि आपने कांग्रेस को खत्म करने के लिए सह दे रखी है केजरीवाल को। ऐसा भी लोगों का कहना है। मैं तो इस समय अपनी बात की जगह लोगों का सुन रहा हूँ, लगातार मीटिंग कर रहा हूँ। डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, युवतियां आती हैं, बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटी में भी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो एक बड़ा आंदोलन हमको खड़ा करना पड़ेगा। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने तीनों निगम भंग करके एक करने का फैसला किया है और चुनाव भी टाल दिए। इसको आप किस नजर से देखते हैं? बात यह है कि ये जो एमसीडी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार इसके अंदर था, और उस भ्रष्टाचार के बावजूद भी क्योंकि दिल्ली के अंदर वास्तविक रूप से अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी के केवल एक पार्टी थी, जिसको कहते हैं केजरीवाल। इस समय जनता भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं चाहती और केजरीवाल को भी नहीं चाहती जी। और कोई नया विकल्प अभी तक वहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाया है जी। तो मेरी दृष्टि से जो चुनाव है, असलियत में जनता खुद नहीं चाहती, क्योंकि वो कहती है कि बबूल से गिरे और खजूर पे अटके। कि वो भारतीय जनता, क्योंकि हमारा एक न्यूज चैनल से रिपोर्टर्स भी हैं हमारे पास, तो उन सब ने रिपोर्ट दी थी, जगह जगह गए थे, तो वो सब लोग कहते थे हम भारतीय जनता पार्टी को इस बार म्यूनिसिपैलिटी में नहीं आने देंगे। तो दूसरे ने पूछा कि भाई किसको आने देंगे, तो बात होती थी कि भाई अल्टरनेट तो कोई है नहीं,
अल्टरनेट तो केजरीवाल है, तो तीसरी पार्टी दिखाई नहीं देती कांग्रेस में। लेकिन उससे भी आदमी इस समय दुखी है, क्योंकि उसने दिल्ली को एक दलदल बना के रखा हुआ है और आज की डेट में लोग उसको नाकारा, निकम्मा, दोस्त कहने के साथ साथ देशद्रोही भी कहने लगे हैं, क्योंकि उसने जगह जगह और लोग तो उसको, और जो महिलाएं हैं वो उसको अपराधी कह के उसको कंचा, जो अग्निपथ का जो फिल्म के अंदर जो कंचा सेट होता था जिसने सब प्रोस्टिट्यूशन और दारू के अड्डे खुलवाए, तो वो ये कहते हैं वो हर जगह दारू दारू दारू, केवल शराब, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल, हर कॉलोनी में, मंदिर के साथ, मस्जिद के साथ, अस्पतालों के साथ, स्कूलों के साथ जो दारू खुलवा रहा है, जो नशाखोरी। जहाँ कहाँ पिक्चर बनी थी उड़ता पंजाब, ये उड़ता दिल्ली बनाने के चक्कर में केवल दिल्ली को शराब के सहारे दिल्ली को चलाना चाहता है। तो महिलाओं को 30% डिस्काउंट, एक के साथ एक फ्री। तो ये जो सारी पॉलिसी हैं वो देश के लिए, युवाओं के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत। तो मैं इसके लिए हम सभी लोग, इसमें बहुत सारे आईएएस हैं, बहुत सारे आईपीएस हैं और बहुत सारे साधु संत हैं, सारे साधु हैं, संत हैं, किसान नेता हैं, और पूरे यमुना मिशन, गंगा मिशन में बहुत सारे साधु आए हुए थे। सब चिंतित हैं कि हमको देश को बचाना है और इस समय एक नए अल्टरनेट की जरूरत है। उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह कम से कम सभी सरकार को ये आए कि भाई वास्तव में जन कल्याण का काम करना। अच्छा, ये दिल्ली नगर निगम में आप केजरीवाल और भाजपा को कैसे शिकस्त देंगे और किस तरह का मोर्चा बनाकर इन लोगों को नगर निगम से बाहर करेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग जो मोर्चा है उसको हमने एक तो तीसरा मोर्चा का नाम दिया है जी। तीसरे मोर्चे के अंदर उसमें भी कई तरह के प्रयोग हुए हैं, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां हैं, इतनी सारी एनजीओ हैं, उन सबको सम्मिलित करने के लिए वो हम कभी उसके अंदर कई उसके पार्ट हैं तीसरे मोर्चे के। उसके अंदर एक भारतीय महागठबंधन है, दिल्ली महागठबंधन है, उसके बाद में अम्बेडकरवादी समाज है, उसके बाद में हरिजनवादी समाज है, उसके बाद में सारे व्यापारी संगठन है, बहुत सारे व्यापारी संगठन है, उसके बाद में नारियों के संगठन है, उसके बाद में सैनिकों के संगठन है। तो वो सब संगठन को इकट्ठा कर रहे हैं और कोशिश हम उनको एक डायरेक्शन में लाने की कर रहे हैं। और करने के बाद में सबसे पहला प्रयास ये है कि सभी पार्टियां यदि अपने नाम से भी लड़ें या एक नाम से लड़ें, लेकिन हम सब एक बात पे सहमत हो जाए कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो एक सिंबल से लड़ें। इस बात की हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जहाँ पे और हम लोगों का साझा घोषणा पत्र तैयार हो जाए, उसके लिए हमने 5-7 पॉइंट उसके अंदर रखे हैं। पहला आर्थिक विकास, दूसरी अपराधों पर रोकथाम, तीसरी सफाई व्यवस्था, चौथी सुरक्षा व्यवस्था और पांचवा रोजगार। ये उसके अलावा ये जो 5 बिंदुओं पर मेन है। उसके बाद में तरह तरह के अलग अलग विचार है, क्योंकि सभी लोग जो ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आज भी लोगों को ये है कि सरकारी तंत्र में कम से कम तनख्वाह समय पर मिल सकती है और जो ठेकेदार हैं वो शोषण कर रहे हैं। तो ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ इकट्ठा होके हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसके बाद में सब लोग संयुक्त होके। लेकिन ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है वो केवल पूरे देश की संपूर्ण राजनीति बदलने के लिए है। एमसीडी के चुनाव हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, वो उसी का एक पार्ट होगा। लेकिन मेन इस समय उद्देश्य है दिल्ली में बदलाव, उसके अलावा
गुजरात का इस बार इलेक्शन है, हिमाचल का इलेक्शन है, जम्मू का इलेक्शन है। ये 3 विधानसभा की चुनाव है। उसके अलावा अभी अगले महीने हरियाणा नगर निगम के चुनाव हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव हैं। तो सब तरफ से काम हो रहा है, लेकिन कुछ ही समय में आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। मीटिंगें लगातार चल रही हैं, लेकिन जैसा